हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम वाटर एक्ट ऑफ 1974 पढ़ने वाले हैं, जिसको कि हम वाटर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1974 ही बोलते हैं। पिछले वाले वीडियो में जो हमने समझा था उसमें हमने जनरल एनवायरमेंटल एक्ट समझा था, जिसके अंदर ऑलरेडी ये सारे एक्ट्स आते हैं। अब वाटर एक्ट के अगर हम ऑब्जेक्टिव समझें तो जैसा पहले उसका नाम बोलता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। तो बेसिकली जैसे अगर आपके कोई इंडिया में बहुत सारी नदियाँ हैं, इंडिया में बहुत अगर आप देखो तो अरेबियन सी है, आपके पास में बे ऑफ बंगाल भी है, आपके पास में इंडियन ओशन भी है, प्लस इंडिया की बहुत सारी रिवर्स एंड लेक्स भी हो गए वहाँ पे। तो उन सबको गंदा होने से या पोल्यूट होने से पहली चीज़ तो प्रिवेंट करना। और क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी जो रिवर्स हैं या फिर ओशंस या सीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुके हैं, तो फिर उसको कंट्रोल करना। सो बेसिकली प्रिवेंशन एज वेल एज जो कंट्रोल का काम है वो किसका है, आपका वाटर एक्ट के अंडर आता है। नेक्स्ट इज़ मेंटेनिंग एंड रिस्टोरेशन। अब जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, जैसे कि गंगा रिवर अगर हम बात करें, यमुना रिवर हम बात करें, यमुना रिवर तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, गंगा भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो उनको रिस्टोर करना, मतलब उनकी जो ओरिजिनल कंडीशन थी जिसके अंदर उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट प्रेजेंट नहीं था, उस कंडीशन पर वापस लेकर आना। प्लस जो रिवर साफ़ हो चुकी हैं या फिर उसके एक लेवल को मेनटेन करने के लिए हमें उसको मेनटेन भी करना पड़ता है, ताकि और ज़्यादा उसके अंदर कचरा नहीं आए। मतलब अगर एक तरफ से आप कचरा ऐड कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो सीवेज डम्प्स एंड ऑल है वो तो आपका डायरेक्टली नदी में ही जाने वाला है या लेक्स में जाने वाला है। तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो उसको कंट्रोल करे और मेंटेन करके रखे, एटलीस्ट जितना उसके अंदर नंबर ऑफ टॉक्सिसिटी है वो तो और ज़्यादा नहीं बढ़े। क्योंकि हमें ऑब्वियसली जैसे रिवर्स का पानी है, लेक्स का पानी है, तो वो हम पीते हैं, तो पहली चीज़ वो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। दूसरा वो एक्वाटिक ऑफ मरीन लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आपने सुना होगा लोग बीचेस पे जाते हैं और वहाँ पे जाके बॉटल्स को फेंक कर आ जाते हैं। तो बॉटल्स फेंकने की वजह से वहाँ पे जो एक्वाटिक लाइफ है, जो मरीन लाइफ है, उसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस सबसे बचाने के लिए यहाँ पे वाटर एक्ट है। एंड लास्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड। देखिए, कोई भी लॉ तब काम करता है जब आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लुक आफ्टर करते हैं। मतलब क्या है मेरा कहने का, जैसे जैसे अगर आपने कोई क्राइम किया है तो वहाँ पे पुलिस है, उसके बाद फिर वो आपको कोर्ट लेके जाएगी और वहाँ पे वो कोर्ट आपको पनिश करेगा। बट जब तक एनवायरनमेंट से रिलेटेड या वाटर बॉडी से रिलेटेड ऐसा कोई लॉ नहीं बन जाता जिसमें आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं। सो जस्ट सो दैट दे फील मोर ऑब्लिगेटेड टुवर्ड द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, इस वजह से इस तरीके के लॉज बनाए जाते हैं और उनको एस्टैब्लिश करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, जो कि बोर्ड कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है अपना। मतलब पहली चीज़ तो वो लोग है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से बजट लेते हैं, क्योंकि अगर आपको नदी को साफ़ करना है, लेक को साफ़ करना है, या फिर उसको वापस से रिस्टोर करना है, या फिर उसको मेंटेन करके भी रखना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने लेवल पे, मतलब जनरली क्योंकि ये सीपीसीबी के अंडर आता है, तो मैक्सिमम जो इसका एलोकेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, बट कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसमें एलोकेट करती हैं। तो यहाँ तक हमने समझा ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें एप्लीकेशन ऑफ कमेंसमेंट। बेसिकली यहाँ पे हम समझने वाले कि कौन कौन इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं एनवायरमेंटल एक्ट में। सबसे पहले आता है पोल्यूशन। तो जो हमें ऑब्वियसली पता है कि पोल्यूटेंट्स, जो नेचर में हम पोल्यूटेंट रिलीज़ करते हैं, जैसे कि हमारे कोई इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री से केमिकल रिलीज़ हुआ, या फिर हमारे घर या सोसाइटी से जो सीवेज जा रहा है, जो ड्रेनेज जा रहा है, वो जाके कहाँ मिल जाता है, डायरेक्टली लेक या रिवर्स में जाके मिल जाता है। कोस्टल एरियाज़ में हो सकता है वो डायरेक्टली सी या फिर ओशन में चला जाए। नेक्स्ट इज सीवेज एफ्लुएंट, जो कि मैंने बात करी कि घरों से निकलता है, सोसाइटी से निकलता है, आपके इंडस्ट्रीज से, हर जगह से सीवेज एफ्लुएंट होता है। बिकॉज जो मतलब कहीं पे भी अगर आपका सिविलाइजेशन है तो वहाँ पे सीवेज क्रिएट होगा और वो सीवेज डायरेक्टली जाके डंप हो जाएगा इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। नेक्स्ट इज ट्रेड एफ्लुएंट। अब ट्रेड एफ्लुएंट में जनरली हमारा नेशन उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, इंटरनेशनल ही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ट्रेड सिर्फ मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको कोलकाता से अगर कोई सामान मुंबई भेजना है तो जनरली आप सी रूट यूज़ नहीं करोगे, आप इंडियन रेलवेज़ के थ्रू यूज़ कर सकते हैं या फिर आप रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। बट जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, आप मुंबई से रशिया अगर कोई चीज़ भेज रहे हैं, मुंबई से या फिर इंडिया से अगर आप किसी भी XYZ कंट्री में अगर आप कुछ भेज रहे हैं, तो जनरली आप सी रूट वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप सी रूट यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली जब वो एक शिप, कार्गो शिप रन करेगी तो उसमें से ऑब्वियसली वो भी पेट्रोल, क्रूड ऑयल या ऐसे कुछ यूज़ करेगी, जिसकी वजह से अगेन वो चीज़ें वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करेंगी, तो वो आपका ट्रेड एफ्लुएंट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज ऑक्यूपायर। अब कोई बेसिकली ऐसा पर्सन है जो कि अपने पास में सामान रखा हुआ, सामान रखने की वजह से, मतलब जैसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक वेयर हाउस है। अब वो
जहाँ पे वो दवाई बन रही है प्लस जहाँ पे वो वेयर हाउस है, हो सकता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डंप भी होती हों। ऑब्वियसली केमिकल्स हैं तो वो पानी में मिल सकते हैं और फिर वो जाके हमारे वाटर बॉडीज में मिल जाएंगे। सो इसमें आता है ऑक्यूपायर। देन नेक्स्ट आता है आउटलेट, बेसिकली वेयर हाउस टाइप ही, जहाँ पे आप सामान रख रहे हो और जहाँ पे मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सामान को आप स्टोर कर रहे हो, आप भले वहाँ से सेल कर रहे हो, बट ऐसी कोई प्लेस जहाँ पे बायर एंड सेलर मीट करने वाले हैं। बट ऑब्वियसली जब कोई भी काम आप लेते हैं तो उससे किसी ना किसी तरीके का पॉल्यूटेंट क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो साउंड पॉल्यूशन, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो। एंड लास्ट इज स्ट्रीम्स, जो हमारे नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, लेक्स हुए, रिवर्स हुए, ओशियंस हुए, सीज हुए, ये सब हमारे स्ट्रीम्स में आते हैं। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।